सियासत की बिसात पर मोहरे तो सब चलते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ वो लिखता है जो सह और मात के खेल में वक्त का रुख बदल दे। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े खास शो मठाधीश में। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं मठाधीश की वो कहानी जो अनसुनी कहानियां होती। कहानी उस शख्स की जिसने इत्र की नगरी की उस हवा को ही बदल दिया जिसमें दशकों से सिर्फ एक ही परिवार के राज की खुशबू बसी थी। एक ऐसा जुझारू चेहरा जिसने किसी मखमली गद्दी पर आंखें नहीं खोली, बल्कि धूप और धूल से तप कर अपना वजूद खुद तरासा। 2 बार मैदान में जरूर गिरे, चोट खाई, चुनाव हारा। दुनिया ने मान लिया कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन वो लौटे और 2019 के उस ऐतिहासिक दंगल में उन्होंने वो कर दिखाया जिसे सियासत के बड़े बड़े पंडित नामुमकिन कहते थे। महारानी को उन्हीं के गढ़ में मात देकर जो शख्स रातों रात जायंट किलर बन गया, आज कहानी उसी सुब्रत पाठक की है जिसने कन्नौज में बड़े बड़े सुरमाओं को हरा दिया। यानी कई चुनाव हारने के बाद जीत की जो इबारत लिखी उसे कोई भूल नहीं सकता। कहते हैं कि जब वक्त करवट लेता है तो इतिहास की मोटी से मोटी किताबें भी छोटी पड़ जाती हैं। और जब बात उत्तर प्रदेश की उस इत्र नगरी की हो जहां की आबो हवा में समाजवाद का रस घुला था, तो वहां एक नए साम्राज्य को खड़ा करना किसी बगावत से कम नहीं था। हवाओं में इत्र की खुशबू हो और सियासत में बारूद की धमक, तो समझ जाइए आप कन्नौज के उस सियासी दंगल में हैं जहां सल्तनतें सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि जिद से बदलती हैं। आज मठाधीश की इस अध्याय में कहानी उसी जॉइंट किलर की जिसने बिना किसी गॉडफादर के खादी का वो चोला पहना जिसने समाजवाद के सबसे बड़े और अभेद किले की प्राचीर को हिलाकर रख दिया। 2 बार हार का कड़वा घूंट पिया, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा और जब पलटा पासा तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। मुकाबला कभी मुख्यमंत्री की पत्नी से हुआ तो कभी खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश से, कभी जीत का सेहरा सिर पर बंधा तो कभी हार की धूल चेहरे पर लगी। लेकिन इस शख्स का रसूख इत्र नगरी की गलियों में आज भी कम नहीं हुआ। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का यह सफर सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि हार के मलबे से जीत का महल खड़ा करने वाले सुब्रत पाठक का मुकम्मल सियासी इतिहास है, जिसे हम आपको बताने भी जा रहे हैं और दिखाने भी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में कन्नौज सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं बल्कि समाजवाद का वो अभेद किला रहा जहां पिछले 2 दशकों से सैफई परिवार का एक छत्र राज चलता था। देश में लहर किसी की भी हो, कन्नौज की हुकूमत का फैसला एक ही घर से होता था। लेकिन साल 2019 में समाजवाद के इस अजय गढ़ के सामने एक ऐसी जिद आकर खड़ी हो गई जिसने इतिहास के भूगोल को ही बदल कर रख दिया। और उस जिद का नाम है सुब्रत पाठक। एक साधारण परिवार से निकलकर संगठन की सीढ़ियां चढ़ने वाले सुब्रत पाठक का यह सफर हार से कभी न हारने वाले जज्बे की दास्तां है। साल 2019 और 2014 के दंगल में जब लगातार 2 बार उन्हें शिकस्त की कड़वाहट चखनी पड़ी तो आलोचकों ने कह दिया था कि कन्नौज में भगवा का खिलना नामुमकिन है। लेकिन सुब्रत पाठक ने मैदान नहीं छोड़ा। वे घर बैठने के बजाय कन्नौज की गलियों में जनता के बीचों बीच 24 घंटे डटे रहे। और इसी तपस्या का नतीजा था साल 2019 का महासमर, जब सामने सपा बसपा का अजय दिखने वाला गठबंधन था। तब सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को उन्हीं के गढ़ में धूल चटाकर वो ऐतिहासिक उलटफेर कर दिया जिसने उन्हें भारतीय राजनीति का जायंट किलर बना दिया। इस ऐतिहासिक जीत ने उनका कद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बढ़ा दिया और वे यूपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जैसे रसूखदार पद पर जा पहुंचे। सियासत का पहिया हमेशा घूमता रहता है। साल 2024 की बिसात पर जब खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सामने आए तो पासा पलटा और चेहरे पर हार की धूल भी लगी। लेकिन एक चुनाव किसी मठाधीश की तकदीर का आखिरी फैसला नहीं होता। जीत का सेहरा हो या हार की धूल, इत्र नगरी की गलियों में आज भी सुब्रत पाठक का रसूख और उनकी आक्रामक राजनीति का दबदबा बरकरार है, जो आने वाले समय में एक बार फिर किसी बड़े सियासी उलटफेर के लिए जमीन तैयार कर रहा है। अब चूंकि वो कन्नौज पहले फर्रुखाबाद का हिस्सा था, तहसील थी, और मेरा गृह जनपद है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से वहाँ की सियासत को, वहाँ के लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, समझता हूँ, उनकी फितरत से भी वाकिफ हूँ। ये बात सही है कि वो एक व्यापारिक थे, कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी, कोई राजनीतिक उनका परिवेश नहीं था।
लेकिन वो राजनीति में सक्रिय हुए और भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े रहे और तेज तर्रार थे और वहाँ के लोगों की अगर जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उनके लिए वो लड़ते रहते थे सुब्रत पाठक। तो एक थोड़ा सी पहचान बनी। लेकिन वास्तविकता ये है कि कन्नौज उसका अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाए तो वो कांग्रेसियों की उर्वरक रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा इलाका जहां की हवाओं में कभी इत्र की खुशबू से ज्यादा समाजवाद की धमक होती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कन्नौज की, एक ऐसी सीट जहां साल 1998 से लेकर साल 2019 तक यानी पूरे 2 दशकों तक सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव के परिवार का एक छत्रराज था। देश में लहर किसी की भी हो, कन्नौज की हुकूमत सैफई के इशारे पर ही तय होती थी। लेकिन इस अजय किले की प्राचीर को हिलाने और समाजवाद के इस गढ़ में पहली बार भगवा लहराने का करिश्मा जिस शख्स ने किया उसका नाम है सुब्रत पाठक। लेकिन मठाधीश रातों रात नहीं बनते। विरासत की मखमली गद्दी के बजाय सुब्रत पाठक ने राजनीति का ककहरा छात्र राजनीति की तपती धूप और धूल में सीखा था। वर्ष था 2009 और 2014 के दंगल में, जब लगातार 2 बार उन्हें शिकस्त की कड़वाहट चखनी पड़ी तो लुटियंस दिल्ली से लेकर लखनऊ के वातानुकूलित कमरों तक में बैठ चुके पंडितों ने कह दिया था कि कन्नौज में अब भगवा खिलना महज एक ख्वाब है। पर वो भूल गए कि जिद्दी परिंदे कभी घोंसला बदलना नहीं बल्कि तूफानों का रुख मोड़ना जानते हैं। और वक्त ने करवट ली। साल 2019 के उस महासमर में जब सामने सपा और बसपा का वो अजय दिखने वाला कागजी चक्रव्यूह खड़ा था, यानी गठबंधन था, जिससे बड़े बड़े सूरमा किनारा कर रहे थे, लेकिन 10 साल की हार को अपना रीढ़ बना चुके इस शख्स ने डिंपल यादव को उन्हीं के गढ़ में पटकनी दे दी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये समाजवाद की सल्तनत का वो अंत था जिसने सुब्रत पाठक को भारतीय राजनीति का जायंट किलर बना दिया। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज ने उन्हें यूपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। सियासत का पहिया गोल है, यहां सूरज ढलता भी है और उगता भी है। साल 2024 की बिसात पर जब खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सामने आए तो पासा पलटा, हार की धूल चेहरे पर भी लगी। लेकिन इस मठाधीश की तकदीर का फैसला कोई एक चुनाव नहीं कर सकता। इत्र नगरी के चौक चौराहों पर आज भी सुब्रत पाठक आक्रामक राजनीति का रसूख जो उनका है वो कायम है, क्योंकि सल्तनतें भले बदलती रहें लेकिन कुछ चेहरों का दबदबा कभी कम नहीं होता। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात का एक ऐसा गलियारा जहां की फिजाओं में कभी खुशबू से ज्यादा समाजवाद का खौफ और धमक तैरती थी। एक ऐसी रियासत जहां साल 1998 से लेकर 2019 तक यानी पूरे 2 दशकों तक सैफई के कुनबे का एक छत्र साम्राज्य था। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लहर किसी की भी हो, कन्नौज की तकदीर का फैसला सिर्फ एक ही घर के इशारे पर होता था। लेकिन समाजवाद के इस अजय और रसूखदार किले की प्राचीर को दरकाकर पहली बार भगवा परचम लहराने का साहसिक करिश्मा जिस शख्स ने किया उसका नाम है सुब्रत पाठक। लेकिन याद रखिए, मठाधीश की सल्तनत विरासत की मखमली गद्दियों से नहीं बल्कि संघर्ष की भट्टी में तप कर खड़ी होती है। बिना किसी राजनीतिक गॉडफादर के छात्र राजनीति की तपती धूप और धूल से निकलकर सुब्रत पाठक ने अपना वजूद खुद तराशा था। साल 2009 और 2014 के दंगल में जब लगातार 2 बार शिकस्त का कड़वा घूंट पीना पड़ा तो लुटियंस दिल्ली से लेकर लखनऊ के वातानुकूलित कमरों में बैठे विश्लेषकों ने उनका सियासी मरसिया पट दिया था। पर वो भूल गए, जिद्दी परिंदे तूफानों से डरकर घोंसले नहीं बदलते बल्कि तूफानों का सीना चीरकर अपना रास्ता बनाते हैं। वो हार को अपनी रीढ़ बनाकर 10 साल तक कन्नौज के चौक चौराहों पर डटे रहे और वक्त का पहिया घूमा साल 2019 के उस महासमर में जब सामने सपा बसपा का वो अजय दिखने वाला कागजी चक्रव्यूह खड़ा था जिससे बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट रहे थे। लेकिन जमीन पर अपनी तपस्या की धार तेज कर चुके इस रण बाकुरे ने डिंपल यादव को उन्हीं के गढ़ में चारों खाने चित कर दिया। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये समाजवाद के उस अवैध तिलस्म का अंत था जिसने सुब्रत पाठक को भारतीय राजनीति का नया जायंट किलर बना दिया। एक ऐसा सियासी धमाका
जिसकी गूंज ने उन्हें यूपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री की सबसे ताकतवर संगठनिक कुर्सी पर ला बिठाया। सियासत का दस्तूर है, यहाँ वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सूरज ढलता भी है और फिर उगता भी है। साल 2024 की बिसात पर जब खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सामने आए तो पासा पलटा और चेहरे पर हार की धूल भी लगी। लेकिन इस मठाधीश की तकदीर और तासीर का फैसला कोई एक शिकस्त नहीं कर सकती। इत्र नगरी की गलियों में आज भी सुब्रत पाठक की आक्रामक राजनीति और जमीनी कार्यकर्ताओं पर उनका दबदबा बरकरार है, क्योंकि ताज बदलते रह सकते हैं लेकिन कुछ चेहरों का रसूख कभी कम नहीं होता। वे आज भी जमीन पर डटे हैं एक नए सियासी उलटफेर का चक्रव्यूह रचने के लिए। वहाँ एस.एन. मिश्रा वहाँ से चुनाव कांग्रेस से जीत रहे, डॉक्टर लोहिया कन्नौज से चुनाव जीते, उसके बाद फिर कांग्रेस की रही। लेकिन जब मुलायम सिंह जी वहाँ से चुनाव लड़ने गए तो फिर वो पूरा कन्नौज और आसपास का जो क्षेत्र था वो पूरी तरीके से समाजवादियों का गढ़ बन गया और मुलायम सिंह जी भी चुनाव जीते। उसके बाद फिर अखिलेश चुनाव जीते। लेकिन सुब्रत पाठक चूंकि विपक्ष में उस भूमिका में रहे, वो लोगों की उठाते रहे, वो सारी चीजें रही और फिर डिम्पल को अखिलेश जी ने वहां चुनाव लड़ा दिया। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर एक ऐसा गलियारा जहां की फिजाओं में कभी इत्र की खुशबू से ज्यादा समाजवाद की धमक और रसूख का खौफ तैरता था। एक ऐसी रियासत जिसने समाजवाद का अभेद और अजय किला माना जाता था। दिल्ली की गद्दी डोली हो या लखनऊ का तख्त बदला हो, कन्नौज की तकदीर का फैसला हमेशा सिर्फ एक ही घर के इशारे पर होता था। लेकिन इस अजय किले की प्राचीर को दरका कर समाजवाद के इस सबसे बड़े गढ़ में पहली बार भगवा परचम लहराने का दुस्साहसिक और ऐतिहासिक करिश्मा जिस शख्स ने किया, उसका नाम था सुब्रत पाठक। हर सियासी कहानी की शुरुआत सत्ता के गलियारों से नहीं होती दोस्तों। कुछ कहानियां मिट्टी की खुशबू, संघर्ष की धूप और सपनों की आग से लिखी जाती है। ऐसी ही कहानी सुब्रत पाठक की। 20 दिसंबर 1979 इत्र की नगरी कन्नौज के एक साधारण परिवार में जन्मा ये लड़का, जिसे विरासत में न सत्ता मिली न राजनीति का कोई ताज, लेकिन उसके पास था एक सपना, अपनी पहचान खुद गढ़ने का। कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उस युवा ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उसने लोगों की नब्ज पढ़नी शुरू कर दी। कॉलेज की चौपालों से लेकर छात्र राजनीति तक उसकी आवाज पहचान बनने लगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ सफर आसान नहीं था। पोस्टर लगाने से लेकर धरना देने तक संगठन की हर जिम्मेदारी निभाई, धूल भरी सड़कों पर पसीना बहाया, गांव-गांव कार्यकर्ताओं को जोड़ा और बिना किसी राजनीतिक विरासत के अपनी जगह बनाई। यही संघर्ष, यही तपस्या आगे चलकर उस नेता की सबसे बड़ी ताकत बन गई, जिसने एक दिन समाजवाद के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बदल दिया। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात का वो गलियारा जहां की आबो हवा में कभी खुशबू से ज्यादा समाजवाद की धमक और रसूख का खौफ तैरता था। एक ऐसी जागीर जिसे समाजवाद का अजय और अमर किला माना जाता था, जहां साल 1998 से लेकर 2019 तक पूरे 2 दशकों तक सैफई के कुनबे का एक छत्र राज था। दिल्ली की गद्दी डोली हो या लखनऊ का तख्त बदला हो, कन्नौज की तकदीर का फैसला हमेशा सिर्फ एक ही घर के बंद कमरों में होता था। लेकिन इस अजय किले की प्राचीर को दरकाकर समाजवाद के सबसे बड़े और अभेद गढ़ में पहली बार भगवा परचम लहराने का दुस्साहसिक और ऐतिहासिक करिश्मा जिस शख्स ने किया, उसका नाम है सुब्रत पाठक। दिसंबर 1979 को कन्नौज के एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे सुब्रत पाठक का बचपन आम बच्चों की तरह ही सादगी और अभावों के बीच बीता। कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने के दौरान ही उनकी आंखों में राजनीति का वो अंगारा सुलग चुका था, जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य को चुनौती देने वाला था। सुब्रत के सिर पर ना तो किसी बड़े राजनीतिक घराने का वरदहस्त था और ना ही किसी रसूखदार सियासी आका की सरपरस्ती। उन्होंने राजनीति का कखरा खादी की मखमली छाव में नहीं, बल्कि छात्र राजनीति की तपती धूप, उड़ती धूल और पसीने के बीच सीखा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक अदने से गुमनाम कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने संगठन के लिए जमीन सींचनी शुरू की और धीरे धीरे अपनी जिद से संगठन की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। नियति जब किसी को बहुत बड़ा मठाधीश बनाने वाली होती है
तो उसका इम्तिहान भी उतना ही क्रूर होता है। साल 2019 के दंगल में सुब्रत पाठक का सामना साक्षात अखिलेश यादव से हुआ। नसीब में हार आई, वक्त बदला। साल 2014 की प्रचंड मोदी लहर आई। सुब्रत फिर पूरे दमखम से डिंपल यादव के सामने सीना तान कर खड़े हुए। मुकाबला आखिरी राउंड तक गया। धड़कने रोक देने वाली गिनती हुई, लेकिन भाग्य ने आखिरी मोड़ पर दगा दे दिया और वो महज 19,000 वोटों से मात खा गए। लगातार 2 करारी हार। लुटियंस दिल्ली से लेकर लखनऊ के वातानुकूलित कमरों में बैठे बड़े बड़े सियासी पंडितों ने सुब्रत पाठक का राजनीतिक मर्शिया पट दिया। कह दिया कि कन्नौज में कमल का खिलना नामुमकिन है, मगर वो भूल गए जिद्दी परिंदे तूफानों से डरकर घोंसले नहीं बदलते, बल्कि तूफानों का सीना चीरकर अपनी नई परवाज का इतिहास लिखते हैं। सुब्रत घर बैठने के बजाय हार के उस मलबे को अपनी रीढ़ बनाकर पूरे 10 साल तक कन्नौज के चौक चौराहों और गलियारों में 24 घंटे डटे रहे। दिक्कत ये रही कि डिंपल जी ने वहां पर जनसंपर्क नहीं किया ज़्यादा। वहाँ लोगों के बीच में जैसे अखिलेश जी का है या मुलायम सिंह जी का रहा, या एक सांसद की जो भूमिका रहती है कि वहाँ अपने जनता के बीच में वहाँ मिलती जुलती रहे, वो कहीं कमोबेशी कमी रही। वो सुब्रत पाठक ने उसका एक लाभ उठाया और वो उन्होंने डिंपल यादव को हरा दिया। वहाँ से निश्चित रूप से चूँकि डिंपल यादव एक मुलायम सिंह जी के परिवार से जुड़ी उनकी बहू थी, अखिलेश जी की पत्नी थी, तो एक बड़ा नाम, बड़ा कद, तो इसलिए उनका नाम चर्चा में ज़रूर आ गया राजनीति में। वहाँ से वो चर्चा में आ गए और वो 19 में उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्होंने डिंपल को हरा दिया और वो चुनाव जीत गए। साल 2009 कन्नौज की सियासत अपने चरम पर थी। एक तरफ समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला और दूसरी तरफ बीजेपी का एक ऐसा चेहरा जो पहली बार इस दुर्ग को चुनौती देने निकला था। नाम था सुब्रत पाठक। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी संगठनात्मक क्षमता पर भरोसा जताते हुए कन्नौज लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया, लेकिन मुकाबला किसी साधारण नेता से नहीं था। सामने कौन था? समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा और भविष्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। चुनाव हुआ, नतीजे आए, सुब्रत पाठक को हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी को हराना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कई लोगों ने इसे सुब्रत पाठक की राजनीतिक पारी का अंत बताया, लेकिन यहीं से शुरू हुई एक ऐसे नेता की असल कहानी जिसने हार को ही अपनी पहचान नहीं बनने दिया। चुनाव हारने के बाद सुब्रत पाठक दिल्ली या लखनऊ की राजनीति में सिमटने के बजाय फिर से कन्नौज की गलियों में उतर गए। गांव-गांव पहुंचे, कार्यकर्ताओं को जोड़ा, जनता के सुख दुख में शामिल हुए, छोटे छोटे मुद्दों को अपनी लड़ाई बनाया और लगातार संगठन को मजबूत करते रहे। सुब्रत ने यह साबित किया कि चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि भरोसे से भी जीते जाते हैं। धीरे धीरे वही नेता जिसे कभी कमजोर दावेदार माना गया था, राजनीति में मजबूत चुनौती बन गया कन्नौज के लिए। बरसों की मेहनत, जमीनी संघर्ष और लगातार जनसंपर्क ने उनकी राजनीतिक पकड़ को नई पहचान दी। सुब्रत पाठक ने दिखाया कि राजनीति में हार अंतिम पड़ाव नहीं होता, बल्कि नई शुरुआत का अवसर भी बन सकता है। आज जब कन्नौज की राजनीति की बात होती है तो सुब्रत पाठक का नाम संघर्ष, संगठन और सियासी जीत के उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक हार ने उन्हें और मजबूत बनाया, कैसे सपा के सबसे मजबूत गढ़ में उन्होंने अपनी एक अलग राजनीतिक जमीन तैयार की और कैसे कन्नौज की सियासत में वे बीजेपी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो गए। साल 2009 कन्नौज की वो सियासी बिसात जहां बीजेपी ने एक युवा चेहरे पर दाव लगाया। नाम था सुब्रत पाठक, लेकिन सामने कोई आम नेता नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर चेहरे और भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। नतीजा उम्मीद के मुताबिक रहा। सुब्रत पाठक को करारी शिकस्त मिली और राजनीतिक पंडितों ने लिख दिया कि कन्नौज में सपा को हराना नामुमकिन है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता था और उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा केंद्र था कन्नौज। इसी साल भारतीय जनता पार्टी ने सुब्रत पाठक की संगठनिक क्षमता और जमीनी तेवरों को देखते हुए उन्हें पहली बार कन्नौज लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन सुब्रत पाठक के लिए यह राह कांटों भरी थी,
क्योंकि सामने कोई आम सियासी सिपाही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन कद्दावर चेहरे और सूबे के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ताल ठोक रहे थे। उस चुनाव में सुब्रत पाठक को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हार के तुरंत बाद दिल्ली और लखनऊ के वातानुकूलित कमरों में बैठे राजनीतिक पंडितों ने अपनी डायरी में लिख दिया कि कन्नौज में समाजवाद का किला अभेद है और यहाँ सपा को हराना नामुमकिन है। लेकिन इस तमाम दावों और कयासों के उलट युवा सुब्रत पाठक के इरादे कुछ और ही थे। वे हार के बाद घर बैठकर आंसू बहाने के बजाय कन्नौज की गलियों, चौपालों और गांवों में पहले से और ज्यादा सक्रिय हो गए। वक्त का पहिया घूमा और साल आया 2014। देश में नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी चल रही थी, लेकिन कन्नौज की जमीन पर समाजवाद की जड़ें अभी भी गहरी थी। इस बार सुब्रत पाठक के सामने चुनौती और बड़ी थी, क्योंकि मैदान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव थी। पूरी राज्य सरकार और सपा का कुनबा कन्नौज के इस गढ़ को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। जब चुनाव के नतीजे आए तो पूरा देश दंग रह गया। सुब्रत पाठक चुनाव जरूर हारे, लेकिन हार का अंतर महज कुछ हजार वोटों का था। काउंटिंग के आखिरी राउंड तक डिंपल यादव की सांसें अटकी रही। इस आधी हार ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संदेश दे दिया कि कन्नौज का जो किला कभी अभेद कहा जाता था, सुब्रत पाठक ने अपनी 5 साल की जमीनी तपस्या से उसकी दीवारें दरका दी हैं। और फिर आया साल 2019, इतिहास रचने और 10 साल का हिसाब चुकता करने का साल। सुब्रत पाठक ने बीते एक दशक में कन्नौज के चप्पे चप्पे पर अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया था। मुकाबला एक बार फिर डिंपल यादव से था, लेकिन इस बार हवा का रुख बदल चुका था। सुब्रत पाठक की 10 साल की तपस्या, कार्यकर्ताओं का जोश और जनता का बदला मूड, सब कुछ एक तरफ था। इस महामुकाबले में सुब्रत पाठक ने वो कर दिखाया जिसे कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा इम्पॉसिबल कहा जाता था। उन्होंने डिंपल यादव को पटखनी दी और कन्नौज के इस दुर्ग पर पहली बार पूरी शान के साथ भगवा लहरा दिया। 2 करारी हार के बाद मिली इस जीत ने सुब्रत पाठक को सूबे की सियासत का जायंट किलर बना दिया। उसके पृष्ठभूमि में जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2 कारण रही कि एक तो डिंपल जी का जनसंपर्क कमजोर रहा, दूसरा ये रहा कि उसी दौरान सुब्रत पाठक के पिताजी की डेथ हो गई, तो कहीं उसका भी एक बहुत नहीं तो सिंपैथी वोट थोड़ा बहुत उसमें उनको लाभ दिया और वो चुनाव अंततः जीत गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो जो जमीन पर थे, वो जमीन से फिर वो हवा में तैरने लगे, और जो हवा में तैरने लगे तो फिर वो जमीन पे आकर गिर पड़े, और उसके बाद फिर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इतना ही नहीं, उसके बाद वहाँ मंडी परिषद में उन्होंने एक दरोगा था, उसको उन्होंने 2-4 थप्पड़ मार दिए और उसकी पिटाई उटाई कर दी। तो वो जो हवा में तैरने की प्रवृत्ति बन जाती है, ये उसका एक उदाहरण है। 2 चुनाव 2 हार, लेकिन हौसला जरा भी कम नहीं। कन्नौज की सियासत में एक ऐसा नेता जो हर हार के बाद और मजबूत होता चला गया। साल 2014 देश में एक ही नाम की गूंज थी, नरेंद्र मोदी। बीजेपी इतिहास रचने की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में से एक कन्नौज अभी भी समाजवादी पार्टी के अभेद किले के रूप में देखी जाती थी। बीजेपी ने एक बार फिर अपने जुझारू चेहरे सुब्रत पाठक पर भरोसा जताया। इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प था। मुख्यमंत्री बन चुके अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नहीं थे, बल्कि उनकी जगह चुनाव लड़ रही थी उनकी पत्नी डिंपल यादव। यह सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं था, बल्कि सपा की प्रतिष्ठा और बीजेपी की चुनौती का सबसे बड़ा इम्तिहान भी था। मतदान खत्म हुआ, फिर आया फैसला सुनाने का दिन। हर राउंड के साथ कभी सपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ती, तो कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठते। कन्नौज की गिनती पूरे देश की सुर्खियां बन चुकी थी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि सपा का सबसे मजबूत किला भी आज हिल सकता है। आखिरकार नतीजा आया, डिंपल यादव चुनाव जीत गई, लेकिन जीत का अंतर उम्मीद से कहीं कम था, महज 19,907 वोट। भले ही सुब्रत पाठक के हिस्से में हार आई हो, लेकिन इस हार ने एक नई कहानी लिख दी। संदेश साफ था कि कन्नौज अब अजेय नहीं रहा। लगातार दूसरी बार हारने के बावजूद सुब्रत पाठक ने ना तो अपने कदम पीछे खींचे, ना ही अपनी राजनीतिक लड़ाई छोड़ी। उन्होंने जनता के बीच रहकर हर गांव, हर बूथ, हर कार्यकर्ता तक अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। शायद उन्हें यकीन था कि अगर संघर्ष जारी रहा तो कन्नौज की तस्वीर जरूर बदलेगी
और यही संघर्ष आगे चलकर कन्नौज की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 2009 उत्तर प्रदेश की सियासत का वो दौर जब कन्नौज को समाजवाद का अभेद किला माना जाता था। हवा का रुख देखकर बड़े बड़े सुरमा इस जमीन पर उतरने से कतराते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया एक युवा और संगठनिक चेहरे पर। नाम था सुब्रत पाठक। राह कांटों भरी नहीं बल्कि दहकते हुए अंगारों जैसी थी, क्योंकि सामने कोई आम सियासी प्यादा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के चाणक्य और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद गदा लेकर खड़े थे। नतीजा वही हुआ जिसकी पटकथा लखनऊ के गलियारों में पहले ही लिखी जा चुकी थी। सुब्रत पाठक को करारी शिकस्त मिली। दिल्ली और लखनऊ के वातानुकूलित कमरों में बैठे राजनीतिक पंडितों ने सुब्रत के सियासी करियर पर लाल स्याही फेरते हुए लिख दिया कि कन्नौज में सपा को हराना नामुमकिन है। लेकिन सुब्रत के इरादे कुछ और ही थे। वो हार के बाद घर बैठकर जख्म सहलाने के बजाय कन्नौज की धूल और गलियों में और ज्यादा बागी होकर सक्रिय हो गए। वक्त बदला और साल आया 2014। पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी चल रही थी। बीजेपी ने एक बार फिर सुब्रत पाठक के उसी जज्बे पर दांव खेला। इस बार कन्नौज के बिसात पर मोहरे बदल चुके थे। अखिलेश यादव अपनी सीट छोड़ चुके थे और मैदान में उतरी उनकी पत्नी डिंपल यादव। मुकाबला सीधे नाक का था, साक का था और बेहद हाई प्रोफाइल था। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो हर राउंड के साथ काउंटिंग सेंटर का पारा चढ़ता गया और टीवी स्क्रीन के सामने बैठे लोगों की धड़कनें रुकती गई। दूसरे उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें मतलब कुछ बातें थी जो आपत्तिजनक थी, मतलब जो एक जनप्रतिनिधि के लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती थी। वो भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा। तो उनका जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा वो बजाय इसके कि वहाँ की जनता के लिए कुछ बहुत बढ़िया काम करें, वो चर्चाओं में ज़्यादा रहे अपने आचरण की वजह से। कहीं इसको ठोक दिया, कहीं उसको पोड़ दिया, दबंगई दिखाने लगे, एक दबंग के रूप में वो उभरने की कोशिश करने लगे और ये उनके पतन का कारण बना। जहाँ तक अब बात है तो अब मुझे नहीं लगता है कि सुब्रत राय जो है वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहाँ अपनी कमजोरियों को तलाशा, उनको दूर किया। सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को उनके ही गढ़ में नाको चने चबा दिए, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुब्रत पाठक महज 19,907 वोटों के बेहद मामूली अंतर से चुनाव हार गए। लगातार दूसरी हार, राजनीतिक भविष्य पर हजार सवाल। विरोधियों ने कहा करियर खत्म, लेकिन सुब्रत ने इसे अंत नहीं बल्कि उस महा क्लाइमेक्स की एक नई शुरुआत माना। और फिर आया साल 2019, इतिहास पलटने और 10 साल की तपस्या का सूद समेत हिसाब चुकता करने का साल। सुब्रत पाठक ने बीते एक दशक में कन्नौज के चप्पे चप्पे पर अपनी ऐसी फौज खड़ी कर ली जो सिर्फ जीतना जानती थी। मुकाबला एक बार फिर डिंपल यादव से था, लेकिन इस बार हवा का रुख और सुब्रत के तेवर दोनों बदल चुके थे। सुब्रत पाठक की 10 साल की जमीनी तपस्या ने वो कर दिखाया जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा इम्पॉसिबल कहा जाता था। उन्होंने डिंपल यादव को उनके ही दुर्ग में पटखनी दी और कन्नौज की छाती पर पहली बार पूरी शान के साथ भगवा लहरा दिया। 2 करारी हार के बाद मिली इस ऐतिहासिक जीत ने सुब्रत पाठक को सूबे की सियासत का सबसे बड़ा जायंट किलर बना दिया। कन्नौज का ये पूरा कालखंड देश की लोकतांत्रिक सियासत के लिए एक जिंदा दस्तावेज है। ये कहानी चीख चीख कर गवाही देती है कि चुनाव सिर्फ सत्ता के रसूख और वीआईपी टैक्स से नहीं जीते जाते। अगर आपके इरादे फौलादी हो, रगों में जीतने का जुनून हो और हार के बाद भी मैदान ना छोड़ने का मादा हो, तो गढ़ चाहे किसी का भी हो, उसे एक न एक दिन ढहाया जा सकता है। सुब्रत पाठक ने साबित किया कि हार सिर्फ एक ठहराव है, मुकद्दर का फैसला नहीं। ऐसे ही तहसीलदार को उसके घर में जाके वो चाहते थे कि ये काम हो जाए, तहसीलदार करना नहीं चाहता था, तहसीलदार को घर में घुस के मारा। उससे फिर उनकी एक फिजा, जो एक व्यापारी की जो एक छवि थी या एक ये थी कि जन सरोकारों के मुद्दों को लेके वो सड़क पर आ जाते हैं या उनके लिए रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं, हालांकि कोई वो गुंडे नहीं थे, माफिया नहीं थे, लेकिन इमेज, ये 2 घटनाक्रम ने उनकी इमेज को बदल दिया और वो एक परसेप्शन ये हो गया कि ये अब जो है जो सांसद नहीं बल्कि एक दबंग या एक गुंडई वाली भाषा, शैली, आचरण, व्यवहार
वो जो उनका हो गया वो वहाँ की जनता को रास नहीं आया और उसने उनको हवा से लेके जमीन में लाके पटक दिया। ये सुब्रत राय का इतिहास रहा है। हार के बाद ज्यादातर नेता अगले चुनाव का इंतजार करते हैं, लेकिन सुब्रत पाठक ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। 2014 का चुनाव खत्म हो चुका था। कन्नौज की सीट फिर समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी, लेकिन सुब्रत पाठक ने तय कर लिया कि अब चुनाव सिर्फ 5 साल बाद नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि हर दिन, हर गांव, हर बूथ, हर परिवार तक पहुंचकर लड़ा जाएगा। उन्होंने कन्नौज को अपना राजनीतिक पता नहीं, अपनी कर्मभूमि बना लिया। राजधानी की राजनीति से ज्यादा वक्त उन्होंने गांव की पगडंडियों में बिताया। जनता के सुख दुख में शामिल होना उनकी पहचान बन गया। कहीं किसान की फसल का सवाल, कहीं नौजवान की नौकरी की चिंता, कहीं अस्पताल में इलाज की जद्दोजहद, तो कहीं किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी। हर मौके पर एक चेहरा लगातार दिखाई देता था, वो था सुब्रत पाठक। धीरे धीरे ये सिर्फ जनसंपर्क नहीं रहा, बल्कि भरोसे का रिश्ता बन गया। कहते हैं रिश्ते और रास्ते आने जाने से मेंटेन होते हैं। कार्यकर्ताओं की एक ऐसी टीम तैयार हुई जो चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे 5 साल मैदान में सक्रिय रही। बूथ से लेकर मंडल तक संगठन को नई ताकत मिली। बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक मजबूत हुआ और नए वोटरों तक भी पार्टी की पहुंच बढ़ गई। उधर सत्ता में समाजवादी पार्टी थी, लेकिन इधर जमीन पर माहौल बदल रहा था। जनता के बीच स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी और सुब्रत पाठक उस नाराजगी को राजनीतिक ताकत में बदलने में जुट गए थे। यही वो समय था जब कन्नौज में सत्ता विरोधी लहर की नींव पड़ी। 5 साल तक बिना किसी पद पर सत्ता के लगातार जनता के बीच रहकर सुब्रत पाठक ने एक संदेश दिया, राजनीति चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतने का काम है। और शायद यही विश्वास आगे चलकर कन्नौज की सबसे बड़ी चुनावी कहानी लिखने वाला था 2019 में। साल 2014 जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी चल रही थी, तब उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट कन्नौज पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। समाजवादियों के सबसे सुरक्षित गढ़ में बीजेपी के युवा चेहरे सुब्रत पाठक ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कड़े मुकाबले में ला खड़ा किया था। नतीजा भले ही सुब्रत पाठक के पक्ष में नहीं रहा और वे बेहद मामूली अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन इस हार ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि यूपी की सियासत में एक नए अध्याय की नींव रख दी। दिल्ली और लखनऊ की चकाचौंध से दूर सुब्रत पाठक ने तय किया कि उनका ठिकाना अब इत्र नगरी की यही गलियां होगी। हार के ठीक अगले दिन से सुब्रत पाठक ने कन्नौज को ही अपना घर, अपनी कर्मभूमि और अपनी तपस्थली बना ली। अगले 5 सालों तक उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ एक ऐसा जीवंत संपर्क साधा जो अमूमन हारने वाले नेताओं में नहीं दिखता। सत्ता की मलाई और रसूख से दूर वे कन्नौज की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले जन नेता बन गए। इत्र नगरी की किसी सुदूर गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या फिर जिला अस्पताल में इलाज के लिए तड़पता कोई लाचार मरीज, सुब्रत पाठक आधी रात को भी अपने कार्यकर्ताओं की फौज के साथ वहां ढाल बनकर खड़े नजर आते। उन्होंने जनता को यह एहसास कराया कि उनका जनप्रतिनिधि भले ही कोई और हो, लेकिन उनके सुख दुख का असली साथी यही जमीनी नेता है। जनता के दिलों में जगह बनाने के साथ साथ सुब्रत पाठक ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों को लेकर एक मजबूत और आक्रामक एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर तैयार की। सुब्रत पाठक का यह संघर्ष सिर्फ बड़े मंचों या रैलियों तक सीमित नहीं था। उन्होंने कन्नौज के चप्पे चप्पे का दौरा किया, बूथ स्तर पर जाकर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक को न सिर्फ सहेजा, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो जोश फूका जिसने बिखरे हुए संगठन को एक अजय और आक्रामक चुनावी मशीनरी में तब्दील कर दिया। इसी 5 साल की अनवरत तपस्या, पसीने और जमीनी बिसात का नतीजा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। जब चुनावी रणभेरी बजी तो सपा बसपा का अभूतपूर्व गठबंधन भी सुब्रत पाठक के इस अभेद जमीनी किले को भेद नहीं पाया। कन्नौज की जनता ने 5 साल के सुख दुख का हिसाब चुकता किया और समाजवादियों का वो अभेद किला ढह गया, जिसे ढहाना कभी सियासत के पंडित नामुमकिन मानते थे। सुब्रत पाठक की ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण थी कि अगर हार के बाद भी मैदान ना छोड़ा जाए तो राजनीति के सबसे बड़े सुरमाओं को भी उनके घर में मात दी जा सकती है। और वो उनका गढ़ भी है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया भी वहां से चुनाव जीते तो समाजवादियों का गढ़ भी रहा।
मुलायम सिंह जीते इसलिए समाजवादियों का गढ़ हो गया, अखिलेश जीते तो वहाँ समाजवादी। लेकिन इस बार ये चर्चा जरूर कन्नौज में इस बात की है कि जो वहाँ के विधायक हैं वो अपनी पत्नी को लोकसभा का चुनाव लड़ाने को वो असीम अरुण साहब जो मंत्री भी हैं, वो ये चर्चा है। अब वो कितनी सही है, टिकट किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, ये तो राजनीतिक गपशप है। लेकिन ये कन्नौज में ये गपशप बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी सुब्रत पाठक की जगह पर उसके जो है वो लगे हुए हैं कि वो वहाँ दे दे। और जो वहाँ के जातिगत समीकरण भी हैं वो भी हैं, वहाँ ब्राह्मण भी बहुत अच्छी संख्या में है, यादव भी अच्छी संख्या में है, मुस्लिम भी अच्छी संख्या में है और वहाँ दलित समाज भी अच्छी संख्या में है। 10 साल का इंतजार, 2 चुनावों की हार, हजारों किलोमीटर का जनसंपर्क और फिर आया 23 मई 2019। यह सिर्फ मतगणना का दिन नहीं था बल्कि कन्नौज की सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिला लिया था, यानी बुआ और भतीजे एक साथ हो गए थे। जिस गठबंधन ने को लोग बुआ बबुआ का सबसे मजबूत राजनीतिक समीकरण बता रहे थे, उसने बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। कन्नौज में एक बार फिर डिंपल यादव मैदान में थी। सपा का मजबूत कैडर था, बसपा का वोट बैंक था और राजनीतिक विश्लेषकों का दावा कि कन्नौज बचाना तय है। लेकिन इन तमाम समीकरणों के बीच एक समीकरण ऐसा भी था जो किसी सर्वे में दिखाई नहीं देता था, वो था सुब्रत पाठक का 10 साल का जमीनी संघर्ष। 2009 की हार के बाद कभी रुके नहीं, 14 में बेहद कम अंतर से हारे लेकिन झुके नहीं और जगह नहीं छोड़ी। अगले 5 साल तक बिना किसी पद के, सत्ता के बगैर सत्ता के जनता के बीच डटे रहे। शायद उन्हें भरोसा था कि जनता देर से फैसला करती है लेकिन गलत नहीं करती, फैसला जनता खुलकर करती। कहते हैं पब्लिक सब कुछ जानती है। 23 मई को सुबह ईवीएम खुली। हर राउंड के साथ मुकाबला रोमांचक होता गया। कभी सपा के खेमे में खुशी, कभी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश। कन्नौज का हर अपडेट राष्ट्रीय खबर बन गया था। हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि आखिर कन्नौज में क्या हो रहा है। डिंपल यादव वर्सेस सुब्रत पाठक, यानी अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक था। जैसे जैसे गिनती अंतिम दौर में पहुंची वैसे वैसे इतिहास करवट लेने लगा और फिर आया वह ऐलान जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को चौंका दिया। सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को करीब 12,000 वोटों से पराजित कर दिया। यह सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं थी, यह उस राजनीतिक किले के ढहने का ऐलान था जिसे दशकों तक अभेद माना जाता रहा। उस दिन कन्नौज ने सिर्फ अपना सांसद नहीं चुना बल्कि यह भी बता दिया कि जनता के बीच लगातार खड़े रहने वाला नेता सबसे मजबूत राजनीतिक समीकरणों को भी चुनौती दे सकता है। हार से शुरू हुआ सफर इतिहास रचकर खत्म नहीं हुआ बल्कि यहीं से सुब्रत पाठक की राष्ट्रीय पहचान का नया अध्याय शुरू हुआ। साल 2019 उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने राजनीति के सारे पुराने नियम कायदे मटियामेट कर दिए। जो कभी एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे, वो बुआ और बबुआ एक ही मंच पर खड़े थे। सपा और बसपा का यह मेल कागज पर एक ऐसा महावज्र था जिसे टकराने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। कन्नौज की हाई प्रोफाइल सीट पर समाजवाद की बहू डिंपल यादव मैदान में थी और इस बार उनके पास मायावती की अचूक सोशल इंजीनियरिंग का वो सुरक्षा कवच था, इसे भेदना असंभव माना जा रहा था। लखनऊ से लेकर दिल्ली के लुटियंस जोन तक हर राजनीतिक चाणक्य ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि कन्नौज में महामुकाबला सिर्फ एक रस्म अदायगी है। गठबंधन के इस प्रचंड सैलाब के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक का टिकना नामुमकिन बताया जा रहा था। लेकिन वातानुकूलित कमरों में बैठे विश्लेषक ये भूल गए कि 5 साल से कन्नौज की धूल फांक रहा यह नेता जमीन के भीतर एक ऐसा साइलेंट वॉर छेड़ चुका था जो जातियों के हर बड़े से बड़े गणित को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। तारीख 23 मई 2019 सुबह के ठीक 8 बजे जब ईवीएम की सील टूटी तो कन्नौज के काउंटिंग सेंटर से जो पहली खबर निकली उसने पूरे देश के सियासी गलियारों को सुन्न कर दिया। हर राउंड के साथ सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, फासला कभी बढ़ता तो कभी घटता, टीवी स्क्रीन की धड़कनें बढ़ी हुई थी और फिर जब आखिरी राउंड का नतीजा आया तो एक जोरदार धमाके के साथ समाजवाद का वो अभेद किला ढह चुका था। सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,353 वोटों से मात देकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था।
ये सिर्फ एक सीट पर कमल का खिलना नहीं, ये अंत था उस हुकूमत का जिसे कन्नौज की जागीर समझा जाता था। इस महाउलटफेर ने सुब्रत पाठक को रातों रात भारतीय राजनीति का वो जायंट किलर बना दिया जिसकी गूंज सीधे संसद तक पहुंची, जिस नेता की हार तय मान ली गई थी। आज उसका नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सबसे भरोसेमंद गुड बुक में सबसे ऊपर दर्ज हो चुका था। इतिहास गवाह बन चुका था कि गढ़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर सामने 5 साल की तपस्या हो तो उसे ढहना ही पड़ता है। बिहारी लाल दोहरे हुआ करते थे, वो कई टर्म 3 टर्म समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, इससे पहले वो कांग्रेस के रहे, उनके बेटा भी रहा। तो वो वैसे वो जो कन्नौज है वो कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी की कह लीजिए कि वहाँ से रची बसी है। अब चूंकि शीला जी कई बार वहाँ से, शीला दीक्षित वहाँ से कई बार सांसद रहीं, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कांग्रेस का जो एक गिरावट आई, जो उनका पतन शुरू हुआ, उसके बाद उसको टेक ओवर समाजवादी पार्टी ने कर लिया। कन्नौज की लड़ाई जीतने के बाद सुब्रत पाठक की राजनीति का दायरा भी बदल गया। अब उनकी पहचान सिर्फ एक सांसद की नहीं थी, बल्कि बीजेपी के उस नेता की बनने लगी जो सदन के भीतर भी उतनी ही मजबूती से बोलता था जितनी आक्रामकता से चुनावी मंचों पर। लोकसभा में जब जब कन्नौज की बात आई, सुब्रत पाठक ने अपने जिले की खुशबू को देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। सदियों पुरानी इत्र नगरी की पहचान को नई उड़ान मिले, कारोबार को मजबूती मिले और वैश्विक बाजार में कन्नौज की अलग पहचान बने, इसके लिए उन्होंने लगातार आवाज उठाई। वहीं किसानों की आय, खासकर आलू उत्पादकों की समस्याओं को भी संसद में प्रमुखता से रखा। लेकिन सुब्रत पाठक की राजनीति सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रही। वैचारिक मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। राष्ट्रवाद हो, हिंदुत्व हो या फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उन्होंने हर मंच से भाजपा का पक्ष मजबूती के साथ रखा। यही वजह है कि समय के साथ उनकी पहचान एक फायरब्रांड नेता की बनती चली गई। खास बात यह रही कि उनके राजनीतिक निशाने का पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी रही। अखिलेश यादव की नीतियों से लेकर प्रदेश की राजनीति तक सुब्रत पाठक ने हर मुद्दे पर खुलकर सवाल उठाए। कई बार उनकी बयानबाजी ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी, तो कई बार तीखी नोक झोंक ने सुर्खियां भी बटोरी। यानी कन्नौज जीतना उनके राजनीतिक सफर का अंत नहीं था, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जहां एक क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर हुआ, संसद में अपने क्षेत्र की आवाज बना और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी बेबाक शैली के कारण अलग पहचान बनने में सफल रहा। आज सुब्रत पाठक की राजनीति को अगर एक वाक्य में समझना हो तो शायद इतना कहना काफी होगा, जितनी मुखर उनकी आवाज है उतनी ही आक्रामक उनकी सियासत भी। नेता जमीन पर समाजवाद के सबसे बड़े किले को मटियामेट कर सकता है। सोचिए, जब वो देश के संसद में पहुंचेगा तो उसके तेवर कैसे होंगे। सुब्रत पाठक ने दिल्ली के दहलीज पर कदम रखते ही अपने सियासी तर्कस के वो तीर निकाले जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी। राष्ट्रवाद की धार, हिंदुत्व की हुंकार और सपा पर सीधा प्रहार। लेकिन दिल्ली की चकाचौंध के बीच उन्होंने इत्र नगरी की खुशबू को कैसे ग्लोबल मंच तक पहुंचाया। कन्नौज का वो रणबांकुरा जिसने दिल्ली के सियासत का सबसे बड़ा उलटफेर किया, संसद पहुंचते ही उसके तेवर और भी प्रखर हो गए। सुब्रत पाठक बीजेपी की बेंच से उठकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक ऐसे फायर ब्रांड वक्ता के रूप में उभरे जिसकी गूंज सीधे लुटियन जोन
दिया। अब 29 के इलेक्शन में क्या चीज होगी ये देखने की बात है। ये बात अलग है कि उनको फिर सुब्रत पाठक को उसके बाद वो पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। आज भी अगर आप देखें तो वो अपने को बजाय इसके कि वो अपनी जमीन को मजबूत करें, वो बड़े बड़े बयानवीर के रूप में जाने जाने लगे। वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ अपनी जमीन तो मजबूत कर नहीं रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के ऊपर, क्योंकि अब एक ही बार के तो सांसद हैं, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, कोई बहुत बड़े नेता नहीं सुब्रत पाठक, लेकिन उसके बाद भी वो बयान कहीं मतलब जो है वो मुलायम सिंह को लेके दे रहे हैं, कहीं कांग्रेस राहुल को दे के दे रहे हैं, तो वो लोगों के वह कहीं ना कहीं हंसी के पात्र उनके बयान जरूर बन रहे हैं। हर नेता की राजनीति में एक मोड़ आता है जब उसकी पहचान सिर्फ जनता के नेता की नहीं बल्कि संगठन के भरोसेमंद सिपाही की बन जाती है। सुब्रत पाठक के लिए मोड़ यहीं से शुरू हुआ। 2 चुनाव हार के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा। तीसरे चुनाव में इतिहास रचा, संसद पहुंचे और फिर पार्टी ने उनके काम का सबसे बड़ा राजनीतिक मूल्यांकन किया। भारतीय जनता पार्टी में एक कहावत अक्सर सुनाई देती है, जो बूथ जीतता है वही भविष्य की राजनीति लिखता है। सुब्रत पाठक ने यही करके दिखाया। उन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा बल्कि बूथ से लेकर मंडल और जिले से संगठन की ऐसी मजबूत श्रृंखला तैयार की जिसने उन्हें कार्यकर्ताओं का नेता बना दिया। यही कारण था कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश महामंत्री बनाया। यह सिर्फ एक पद नहीं था बल्कि उस भरोसे पर मोहर थी जो संगठन ने उनके नाम पर लगाई। प्रदेश महामंत्री बनने के बाद उनकी राजनीति कन्नौज की सीमाओं से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। कभी पश्चिमी यूपी में संगठन की बैठक, कभी पूर्वांचल में कार्यकर्ताओं के बीच संवाद, कभी बुंदेलखंड में बूथ प्रबंधन की समीक्षा, तो कभी अवध में चुनावी रणनीति। सुब्रत पाठक अब सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र के नेता नहीं थे बल्कि पूरे प्रदेश में संगठन की नब्ज टटोलने वाले रणनीतिकार बन चुके थे। पार्टी के भीतर उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो मंच से ज्यादा मैदान में विश्वास रखता हो, जो भाषण से पहले संगठन को मजबूत करने की बात करता हो और जो चुनावी जीत का श्रेय खुद नहीं बल्कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को देता हो। यही वजह है कि सुब्रत पाठक की राजनीति सिर्फ सांसद बनने की कहानी नहीं है, सांसद तक नहीं है। ये उस कार्यकर्ता की कहानी है जिसने बूथ से शुरुआत की, संघर्ष से पहचान बनाई और संसद तक पहुंचा और फिर संगठन की अहम जिम्मेदारियों में अपनी जगह बनाई। क्योंकि भारतीय राजनीति में हर जीत वोटों से नहीं मापी जाती, कुछ जीतें पार्टी के भरोसे से भी तय होती है और सुब्रत पाठक के लिए प्रदेश महामंत्री बनना उसी भरोसे का सबसे बड़ा मिसाल था। क्योंकि वो आक्रामक नेता थे, जो भी बोलते थे उसे लगता था कि वो अखिलेश के खिलाफ बोलते हैं और उनकी हर बात का जवाब देना समाजवादी पार्टी की मजबूरी हो जाती थी, क्योंकि वो जगह थी कन्नौज। सियासत में पद सिर्फ किस्मत से नहीं, जमीन पर बहाए गए पसीने के एवज में मिलते हैं। कन्नौज के अभेद किले को ढहाने वाले जायंट किलर ने जब दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जीता तो उन्हें सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र का नेता बनाकर नहीं छोड़ा गया। बीजेपी आला कमान ने उनके संगठनिक कौशल को भांपकर उनके हाथों में सौंप दी उत्तर प्रदेश की वो कमान जो भविष्य के महा छत्रप को मिलती है। राजनीति के बिसात पर हर चाल का एक वक्त होता है और हर संघर्ष का एक मुकाम। कन्नौज की गलियों में 5 साल तक समाजवादी किले की दीवारें दरकाने वाली सुब्रत पाठक के जुझारू और आक्रामक कार्यशैली को दिल्ली में बैठे आला कमान ने बहुत करीब से देखा था। वो जानते थे कि ये नेता सिर्फ रैलियों का खिलाड़ी नहीं बल्कि जमीन का पक्का रणनीतिकार है और इसी का बड़ा इनाम देते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने सुब्रत पाठक को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश महामंत्री नियुक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश जो देश की सत्ता का रास्ता तय करता है, वहाँ प्रदेश महामंत्री का रसूखदार पद मिलना कोई साधारण सियासी घटना नहीं थी। ये उस बात का सीधा प्रमाण था कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सुब्रत पाठक को केवल एक सांसद के चश्मे से नहीं देख रहा था बल्कि उन्हें उत्तर प्रदेश के भविष्य के एक बड़े ताकतवर नेता के रूप में देख रहा था। इस एक फैसले ने लखनऊ के गलियारों से लेकर दिल्ली के दरबार तक सुब्रत पाठक का सियासी कद रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन इस बड़े पद की हलक में सुब्रत पाठक ने वातानुकूलित दफ्तरों का ऐशो आराम नहीं चुना। उन्होंने अपनी उसी पुरानी जुझारू शैली को हथियार बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा तूफानी दौरा शुरू किया जिसने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी। पश्चिम से लेकर पूरब तक सुब्रत पाठक ने संगठनिक दौरे की झड़ी लगा दी। उनका एकमात्र मिशन था बीजेपी के सबसे अचूक हथियार यानी बूथ प्रबंधन को इतना अभेद बना देना कि विरोधी दल का कोई भी गणित वहां काम न कर सके। एक कार्यकर्ता से सांसद और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन के सबसे बड़े ताकतवर पद तक
ये सफर गवाही देता है कि मेहनत और वफादारी की बीजेपी में क्या कीमत है। कन्नौज से उठी वो सियासी चिंगारी अब पूरे सूबे के सांगठनिक बिसात को नई दिशा दे रही थी। संगठन के पिच पर ऑलराउंडर बन चुके सुब्रत पाठक अब उत्तर प्रदेश के वो सेनापति बन चुके थे जिनके हर फैसले पर आने वाले वक्त के बड़े सियासी समरों की तकदीर टिकी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात नहीं है कि कई व्यापारी जो हैं वो सांसद बने हैं, एक दो नहीं कई व्यापारी बने हैं सांसद। हाँ, लेकिन वो इसलिए सुब्रत राय उसमें आ गए। हाँ, सुब्रत पाठक, क्योंकि वो बार बार वही चीज आ जाती है, तो सुब्रत पाठक इसलिए लाइमलाइट पे आ गए चूंकि मुलायम सिंह जी की बहू और अखिलेश जी की पत्नी को उन्होंने हराया तो आ गए। अब जैसे राजनारायण जी बड़े नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राजनारायण ने जब इंदिरा गांधी को हरा दिया तो पूरे वर्ल्ड में उनका एक चर्चा होने लगी कि राजनारायण जी हाँ, नहीं, सिटिंग पीएम को तो बहुत से हारते हैं, बहुत से जीतते हैं, वो सिटिंग पीएम माने नहीं रखता है, लेकिन उस कद के नेता को हराना तो जो समाजवादी पार्टी की वहाँ मजबूत गढ़ माना जाता है या मजबूत गढ़ है या था, उसमें शिकस्त दे देना वो अपने आप में चर्चा का विषय बन जाना स्वाभाविक था। 4 लोकसभा चुनाव, जीत, हार, संघर्ष और वापसी। अगर सुब्रत पाठक की राजनीतिक यात्रा को एक शब्द में समेटना हो तो वह शब्द होगा जीत। साल 2024 में कन्नौज की लड़ाई सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच नहीं थी, ये उस नेता की परीक्षा थी जिसने 1 दशक तक संघर्ष करके समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ को भेजा था, और उस नेता की वापसी थी जो अपना खोया हुआ राजनीतिक किला वापस लेना चाहता था। इस बार अखिलेश यादव यानी सपा सुप्रीमो खुद चुनावी मैदान में उतर गए। राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी, हर रैली में हमला, हर मंच पर पलटवार, हर बयान पर सियासी संग्राम। कन्नौज एक लोकसभा सीट नहीं रह गया था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन गया था। जनादेश आया और इस बार जनता ने अखिलेश यादव को चुना। सुब्रत पाठक 2024 में फिर चुनाव हार गए। लेकिन राजनीति की किताब में हर हार का मतलब हमेशा अंत नहीं होता। कहते हैं हर हार के बाद जीत का दरवाजा खुलता है। और क्योंकि कुछ नेता चुनाव हारते हैं लेकिन संगठन नहीं हारते, कुछ नेता सीट गंवाते हैं लेकिन कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं गंवाते। यही वजह है कि 2024 के बाद भी सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उसी ताकत के साथ सक्रिय हैं। आज भी बूथ से लेकर प्रदेश तक चुनावी रणनीति बनाने वालों में गिने जाते हैं। उनकी राजनीतिक ताकत सिर्फ संसद की एक सीट नहीं बल्कि बरसों में तैयार किया गया संगठन और कार्यकर्ताओं का भरोसा है। कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया और कानपुर देहात का राजनीतिक भूगोल आज भी उनके बिना अधूरा माना जाता है। जमीन पर उनकी सक्रियता, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, आक्रामक राजनीतिक शैली उन्हें लगातार प्रासंगिक बनाए हुए है। शायद इसीलिए सुब्रत पाठक की कहानी किसी एक जीत या हार की कहानी नहीं है, यह उस कार्यकर्ता की कहानी है जिसने बूथ से शुरुआत की, 2 बार हारा, तीसरी बार इतिहास रचा, चौथी बार फिर हार गया, लेकिन मैदान नहीं छोड़ना। क्योंकि सियासत में चेहरे बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन वो नेता जनता से, संगठन से जो जुड़ा रहता है उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। और कन्नौज की इत्र नगरी में अगली राजनीतिक खुशबू किसके नाम होगी, इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त देता है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, कोई अजेय नहीं है, सिर्फ दौड़ते सब हैं लेकिन वक्त से तेज कोई नहीं दौड़ता। और आने वाला ये वक्त बताएगा कि कन्नौज का सरताज कौन। सियासत समंदर की लहरों जैसी है जो कभी एक सी नहीं रहती। साल 2024 में कन्नौज की सीट देश की सबसे बड़ी हॉट सीट बन गई। एक तरफ थे समाजवाद के किले को ढाने वाले जायंट किलर सुब्रत पाठक, तो दूसरी तरफ खुद चक्रव्यूह भेदने उतर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। मुकाबला ऐतिहासिक था, ध्रुवीकरण प्रचंड था और नतीजा सांसें रोक देने वाला। लेकिन क्या एक हार ने एक योद्धा की कहानी खत्म कर दी, या फिर संगठन के बिसात पर यह चेहरा आज भी उतना ही अपरिहार्य है? वक्त का पहिया घुमा और साल 2024 में कन्नौज की इत्र नगरी भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र बन गई। बीजेपी की तरफ से मैदान में थे सुब्रत पाठक, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया और खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस रण में सीधे कदम रख दिया। घर और गढ़ की इस सीधी जंग ने चुनाव को बेहद आक्रामक और ध्रुवीकरण से भर दिया। हर एक बूथ पर कांटे की टक्कर थी, हर एक राउंड में सांसें अटकी हुई थी। इस महामुकाबले के जब नतीजे आए तो कन्नौज की सीट दोबारा समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई
और सुब्रत पाठक को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादियों ने अपना पुराना दुर्ग वापस पा लिया, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कोई भी शिकस्त किसी नेता की तकदीर का आखिरी फैसला नहीं होती। 2024 के चुनावी हार के बावजूद सुब्रत पाठक का राजनीतिक रसूख और उनका रुतबा सत्ता के गलियारों में रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। चुनाव हारने के बाद भी आला कमान का भरोसा उन पर कायम रहा। आज भी सुब्रत पाठक उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश महामंत्री के रूप में संगठन के लिए एक मजबूत और अभेद स्तंभ की तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संगठन की हर बड़ी बिसात में उनकी राय उनके संगठनिक कौशल का लोहा माना जाता है। वे आज भी बीजेपी की कैडर को एकजुट रखने वाले सबसे बड़े सिपह सलाहकार हैं। कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया से लेकर कानपुर देहात तक इस पूरे बेल्ट में गैर यादव ओबीसी और सवर्ण वोटों के बीच सुब्रत पाठक का जो सोशल इंजीनियरिंग का तालमेल है वो आज भी अचूक है। हार और जीत के कई उतार चढ़ाव देख चुके सुब्रत पाठक आज भी उसी जुझारू तेवर के साथ जमीन पर डटे हैं, क्योंकि वो एक मजे हुए राजनेता की तरह बखूबी जानते हैं कि इत्र की इस नगरी की सियासत में हवा का रुख और इत्र की खुशबू कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। सुब्रत पाठक उसमें आ गए। अब वो चूंकि वो एक पत्रकारिता के उसमें उस पर बहुत लिखा भी हमने, तो वो कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है उसमें सुब्रत जब नाम आता है तो उसकी वजह से ये सुब्रत पाठक जो है वो चर्चा में आ गए। लेकिन वो उस जो उन्होंने वहाँ से बाहर नहीं निकल उस जनता ने जो उनको एक कद देने की कोशिश की, उस पर सुब्रत पाठक ने पानी फेर दिया और उस पर समझने लगे कि अब सांसद अगर दबंग नहीं होगा तो फिर सांसद कैसा, सांसद अगर दो चार कंटाप नहीं मारेगा अधिकारियों को तो कैसे पता लगेगा कि ये सांसद हैं। तो ये जो मनोवृत्ति थी उनकी, उस मनोवृत्ति ने सुब्रत पाठक को फिर उसी व्यापारिक पृष्ठभूमि की तरफ ढकेल दिया कि राजनीति तुम्हारे बुते की नहीं है। तो आज के मठाधीश में हमने आपको सुब्रत पाठक की पूरी कहानी सुनाई। 2 बार चुनाव हारकर तीसरी बार डिंपल यादव को कैसे हराया, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर स्थापित हुए, कैसे उन्हें संगठन में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई, कैसे उनकी राजनीतिक आक्रामक राजनीतिक शैली जनता को पसंद आती है। कन्नौज के इत्र की बात हो या फिर आलू की, कैसे लोकसभा के अंदर कन्नौज की बात को रखा, कैसे अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि कन्नौज सैफई परिवार का अभेद दुर्ग था जिसे पहली बार सुब्रत पाठक ने 2019 में पटकनी दी थी। हालांकि 2024 में एक बार खुद जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव मैदान में उतरे तो सुब्रत पाठक को फिर हार का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी, उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी, उन्होंने संगठन नहीं छोड़ा। एक मूवी का डायलॉग है कि तूफान चलेगी, आंधी आएगी, सुनामी चलेगी, कुछ पेड़ गिरेंगे, कुछ की तने कटेंगी, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत होंगी वो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। शायद सुब्रत पाठक भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। तो आज के मठाधीश में इतना ही। अगले मठाधीश में फिर हम किसी एक ऐसे मठाधीश की कहानी लेकर आएंगे जो सियासत और अपराध का कॉकटेल होगा। नमस्कार।